बहनों, आज है विश्व जनसंख्या दिवस और आज हम इसी विषय पर बात करने आए हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेहरू ग्राम। और आज हम यहाँ बात करेंगे चिकित्सा अधिकारी आयुष डॉक्टर रंजना भट्ट जी से। तो सबसे पहले मैम, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि हर वर्ष 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल पूरी दुनिया में 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 में हुई थी, जिसमें कुल 90 देश से ज़्यादा देशों ने प्रतिभाग किया था। 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब के पास पहुंच गई थी और इसी बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार को देखकर समस्याओं को लेकर देशों में चिंता होने लगी थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हर वर्ष ये मनाया जाता है, तब से ये मनाया जा रहा है 1989 से। तो हर वर्ष इसकी एक थीम होती है। तो इस वर्ष 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है युवा वर्ग को ऐसा समर्थ बनाना है जहां पर वो निष्पक्ष और आशाजनक दुनिया में अपने मन चाहे परिवार की रचना कर सके। इसका मतलब ये है कि युवा वर्ग को हम ऐसी शिक्षा मोटिवेशन दें कि वो दो बच्चों के बीच में कितना डिफरेंस रखें, कितने बच्चे होने ज़रूरी हैं और कैसे हम अपने परिवार को इतना नियोजित बनाएं कि जिससे हम उनको खुशहाल जीवन दे सकें और उनके स्वास्थ्य के प्रति हम उनको ध्यान दे सकें। जी मैम, विश्व जनसंख्या दिवस, इसके उद्देश्य क्या हैं और क्या आज के समय में इसकी प्रासंगिकता है? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन, गरीबी और जनसंख्या मानव अधिकार, लैंगिक समानता और मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें और वो अपना परिवार नियोजन किस तरह से करें और किस तरह से वो विश्व जनसंख्या दिवस में भागीदारी बने। रंजन जी, आपने स्वास्थ्य की बात करी, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या भारत की बढ़ती जनसंख्या पर स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? हाँ जी, बढ़ती जनसंख्या का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों पर दबाव तो पड़ता ही है, जिससे क्या होता है कि संक्रामक रोग होते हैं, उससे खतरा बढ़ जाता है और जीवन की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि का मानव और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जो शिशु होता है, खाद्य आपूर्ति की समस्या हो जाती है, अच्छा पोषण नहीं मिल पाता उन बच्चों को और कुपोषण के कारण उनके कई मानसिक और शारीरिक विकास में कमियां हो सकती है। लेकिन जो मातृ स्वास्थ्य को जहां हम देखें, मातृ स्वास्थ्य में एक तो बच्चे होने से महिलाओं में स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा बच्चों के बीच में अंतर कम होने से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन प्रसव के दौरान होने वाली जो जटिलताएँ होती हैं, जैसे प्री एक्लम्सिया, उसमें दौरे पड़ते हैं माताओं को, एनीमिया हो गया, जैसे खून की कमी हो जाती है और उससे मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मातृ शिशु जो दर होता है वो भी बढ़ जाता है। और इससे अधिक बच्चे होने से शिशु और मातृ दर में वृद्धि तो होती है, लेकिन उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मैम, क्या अधिक जनसंख्या का संबंध पोषण और कुपोषण से भी होता है? गरीबी और कुपोषण का सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि से है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जी मैम, परिवार नियोजन, इसके बारे में थोड़ा बताइए और क्या आम जनता के लिए इसकी कोई गलत धारणाएं भी हैं? अगर नहीं है तो क्या सकारात्मक असर भी पड़ा है? परिवार नियोजन को हम समझते हैं कि जैसे जो दंपति हैं वो आपस में निर्णय करते हैं कि हमें कितने बच्चे और कितने अंतराल पे चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको सेफ पीरियड्स के बारे में भी बताते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी फर्टिलिटी रेट होता है, उसमें कंसीव करने का, वो हम उन्हें बता देते हैं कि आप पीरियड से इतने दिन के बीच में आप अपना प्रोटेक्शन रखें, उस बाद आप तो कंसीव करने के फर्टिलिटी रेट के मिनिमम चांसेस होते हैं कंसीव करने के। दूसरा कॉपर्टीज़ हैं, मल्टीलोड्स हैं। तो इन सब का निष्कर्ष ये भी निकलता है कि जो हमारे HIV और एड्स जैसी संक्रामक रोग थे उनसे बचाव तो उनको मिलता ही है और जनसंख्या वृद्धि को रोकने में काफ़ी कारगर है। और दूसरा आपका सवाल था कि परिवार नियोजन के बारे में आम जनता में कई गलत धारणाएं भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हैं। वो सोचते हैं कि परिवार नियोजन से बच्चों में कमी हो जाएगी, उससे उनको डर लगता है कि कई बार ये बांझपन की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, इस वजह से वो परिवार नियोजन को अपनाने में सहज महसूस नहीं करते। परिवार नियोजन के जो सकारात्मक प्रभाव देखे जाएँ वो उनमें ये है कि माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आया, क्योंकि कम गैप हुआ है बच्चों में और माताओं को कम बच्चों को जन्म देना पड़ा, तो उस वजह से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखती है, अपने बच्चे का भी पूरी तरह से भरण पोषण और अच्छे से उसकी देखभाल कर पाती है। दूसरा ये है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित तो करता ही है और संसाधनों पे जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे हॉस्पिटल है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारी जो दवाइयों की आपूर्ति है, उस पर भी दबाव कम करता है। आर्थिक विकास में योगदान देता है, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाता है, वो अपने के लिए समय निकाल पाती हैं, अपने आप को स्वतंत्र बना पाती हैं। और दंपतियों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उनको भी लगता है कि सुखी परिवार तभी हो सकता है जब हमारा परिवार छोटा हो, और इसलिए वो इससे बढ़ चढ़कर अपना, पहले जैसे लोग आते थे हमारे पास सलाह लेने के लिए तो इतने लोगों का नहीं था स्ट्रेंथ, लेकिन अब लोग आके, अब दंपति आके हमसे सलाह मांगते हैं कि मैम किस तरह से हम अपना परिवार नियोजन करें।
हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण को लेके क्या किसी विशेष प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे कि गरीबी सबसे पहला कारण है। वो सोचते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक आय होगी। दूसरा अशिक्षा में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल है, जो कि वहाँ शिक्षित महिलाएं नहीं होती तो उनको परिवार के नियोजन के तरीकों के बारे में नहीं पता होता और न उनके लाभों के बारे में पता होता है। दूसरा जागरूकता की कमी, की गलत जानकारी, सही तरीके से जानकारी अभाव होता है तो उन्हें के महत्व भी नहीं देते। और सीमित संसाधनों की वजह से कि गर्भ निरोधक उपाय और विधियों का उपयोग करना और परिवार नियोजन की जो सेवाएं जहाँ पे उनको मिलनी चाहिए ना, उनके लिए उन्हें संसाधन नहीं हो पाते, वो पहुँच ही नहीं पाते वहाँ जगह पे जहाँ पे उन लोगों को उसका लाभ उठा सके। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक तो बहुत सारे हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि अगर परिवार नियोजन करा दिया तो हमारा पुत्र कैसे होगा, क्योंकि कई लड़कियों के बाद कई पुत्र के इंतजार में 6-6, 7-7 लड़कियों के बाद वो वेट करते रहते हैं। तो उस चक्कर में विश्व जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सबसे बड़ा महाकारक बना हुआ है कि जब तक ये चीज़ें नहीं जाएगी कि जो लड़की और लड़के के बीच में जो डिफरेंस है ये खत्म नहीं होगी, तब तक लोगों को समझ नहीं आएगी कि जो हमारे लड़का हो या लड़की हो, हमें एक जैसा उनको पालन पोषण देना है और हमें जनसंख्या वृद्धि करके उनसे कोई लाभ नहीं होना है और उससे हमारे ही परिवार पे भार पड़ेगा उसका भरण पोषण का, और हम उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा भी नहीं दे सकते और कुपोषण अलग। जी, बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर कितना असर होता है? जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं और उनकी उपलब्धता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। संसाधनों में दबाव का मतलब है जो डॉक्टर है, अस्पताल है या अन्य चिकित्सा उपकरण है, वहाँ पे दबाव पड़ता है। जैसे किसी हॉस्पिटल में अगर ज़्यादा पेशेंट हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पतालों में भीड़ भाड़ होता है या मरीज भी हम बहुत अच्छे से नहीं देख पाते, उसमें फिर ये होता है कि पेशेंट आए हैं तो उनको तो पूरा ओपीडी देखनी है तो वो केयरफुली हम उन्हें नहीं देख पाते। दूसरा स्वास्थ्य कर्मियों पे बोझ होता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आती है, फिर क्वालिटी खत्म होती है, दवाओं में कमी होती है, दवाएं जितनी जल्दी हमारे ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि मैम अभी तो दवाई आई थी खत्म होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट इतना बढ़ गया है, वो जनसंख्या वृद्धि के ही कारण है। परिवहन की समस्या हो जाती है और वित्तीय बोझ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्चा करना पड़ता है, तो जिससे सरकार और व्यक्तियों के दोनों पे दबाव बना हुआ है। आपको लगता है कि आज की पीढ़ी स्पेशली युवाओं में जनसंख्या शिक्षा और जन जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्या उनको भी हमें इस चीज के लिए मोटिवेट करना है कि वो इस चीज को जागरूक हो के लोगों तक ये बातें पहुंचाए? हाँ, आजकल युवा पीढ़ी को इसीलिए चुना गया है कि जो युवा पीढ़ी और शिक्षित है वो उसको ही मोटिवेशन करना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी, ताकि वो एक अच्छा फ्यूचर उनको दे सकें, एक अच्छा उनकी हेल्थ रख सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो वही मोटिवेशन कर सकते हैं कि अपने बच्चों को भी शिक्षा दें और जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके साथ जो कर्मचारी कुछ हमारे साथ जो काम करते हैं उनको नहीं ये नॉलेज होती तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबको जागरूक करें इस चीज़ के लिए कि जितनी हमारी जनसंख्या कंट्रोल होगी, जितना हमारा समाज विकसित होगा, उतना हम एक हेल्थी इन्वायरमेंट जी सकते हैं। जी, इन सब का प्रभाव जो हमारी जनसंख्या वृद्धि पर पड़ता है वो इस तरह से है कि संसाधनों पे दबाव पड़ता है इन सब चीज़ों से, जैसे कि भोजन, पानी, ऊर्जा, जिससे गरीबी और असमानता बढ़ती है। जनसंख्या दिवस के महत्व को जोर देके उन मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के ये अवसर है। अंत में रंजना जी, आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि जिससे वे जनसंख्या संतुलन में अपनी भूमिका निभा सके? महिलाओं की जनसंख्या नियंत्रण में विशेष भूमिका है। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर व्यय कर सकती हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती हैं और खुशहाली जीवन को उनको दे सकती हैं। उनको पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि कुपोषित शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं विकास कर सकता। इसलिए उसको पता है कि वो किस तरह से अपने बच्चे का पोषण पाषण करें और अपने आप को भी एक स्वतंत्र नारी के और देश के और कार्य में योगदान कर सके। एक और कर्तव्य बनता है कि जो उनके साथ कार्य करती हैं जो महिलाएं जो साक्षर नहीं हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो उन बहनों से भी मेरा एक आग्रह है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखते हुए नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने परिवार नियोजन के बारे में जानकारी लें और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकें और अपना एक छोटा और सुखी परिवार बना सकें। तभी ये जनसंख्या नियंत्रण पे हमारा जो संयुक्त राष्ट्र ने लक्ष्य निर्धारित किया है वो पूर्ण हो पाएगा और ये सफल हो पाएगा ये प्रयास। हम इस जनसंख्या विस्फोट से बचते हुए एक सही दिशा की ओर, एक प्रगति की ओर अग्रसर खुशहाल जीवन जी सकें।